गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। स्टडी पोर्टल पे मैं हूं दोस्त, आपका दोस्त गौरव। और दोस्तों जो है हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंतर्गत जो है मैंने आपको हार्डवेयर बता रहा था, और हार्डवेयर के अंतर्गत मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको कीबोर्ड्स के विभिन्न फंक्शंस के बारे में बताया, माउस के बारे में बताया, प्रिंट स्कैनर के बारे में बताया, आपका जो OMR होता है उसके बारे में बताया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने उस वीडियो में डिस्कस की हैं। तो आप अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो जाके आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देखिए। और उसके बाद जो है आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है प्रिंटर। प्रिंटर जो कि एक इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस है, और इसके भी हम सारी चीज़ें इसके अंदर देखेंगे और बाकी और भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि स्टडी पोर्टल पे आपको विभिन्न एग्जाम्स देते हैं। आपके KBS हो गया, NBS हो गया, TSSB हो गया, CTET हो गया, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध हैं। साथ के साथ अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ से आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी कि आपको किस प्रकार से नोट्स मिलेगा, कितना प्राइसेस होगा, सारी सारी डिटेल इसमें मिल जाएगी। और हाथ से लिखे हुए प्रिंटेड नोट काफ़ी प्रिसाइज होते हैं, अच्छे होते हैं, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं अपनी तैयारी को अच्छा वो बनाने के लिए। ठीक है ना, तो लेट स्टार्ट, अब देरी नहीं करते। तो दोस्तों मैं आज बताने वाला हूँ आपको प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमारे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को हार्ड कॉपी आउटपुट देता है। समझ रहे ना? यानी कि जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है वो तो कौन हुआ? जो कंप्यूटर पे एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या एक डिजिटल फॉर्म में हमारे पास आउटपुट प्राप्त हुआ, चाहे वो कोई फाइल है, चाहे वो कुछ भी है ना। लेकिन अगर हमें उसको इन द फिजिकल फॉर्म हार्ड कॉपी के रूप में चाहिए तो तब हमें क्या करना पड़ता है? प्रिंटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार का जो प्रिंटर है वो उसको कहते हैं इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। ठीक है ना, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दो प्रकार के आपके प्रिंटर हो गए। इसमें जो है वो है आपका डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, और नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर है वो आपके कहलाएंगे इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर। ठीक है, तो ये इसका क्लासिफिकेशन है। अब ये क्या चीज होते हैं हम एक एक करके अलग से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर की। इम्पैक्ट प्रिंटर, तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? ऐसे प्रिंटर होते हैं जो कंप्यूटर पर क्या बनाते हैं, जो पेज के ऊपर जो है वो दबाव बनाते हैं और उसकी सहायता से प्रिंट करते हैं। ठीक है ना, और दबाव जो पेज के ऊपर बनाया जाता है वो एक रिबन की सहायता से बनाया जाता है जो स्याही से भरा होता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है? रिबन की सहायता से, रिबन की जो सहायता से पेज या पेपर के ऊपर दबाव बनाया जाता है। ठीक है ना, और इसका जो उदाहरण है वो है इंक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है उसके अंतर्गत जो है वो एक स्याही की एक रिबन होता है जिसको हम कहते हैं प्रिंट हेड। आपने देखा होगा कि पुराने, अभी कुछ टाइम पहले तक या कई जगह अभी भी इस्तेमाल ये चीज़ें होती हैं। ये जो सरकारी ऑफिस होते थे, बिजली ऑफिस, जहाँ पे बिल निकालने के लिए हम जाते थे, यहाँ पर इस प्रकार के प्रिंटर इस्तेमाल होते हैं जो कि क्या होते हैं, 1 बाय 1 जो है वो एक एक लाइन करके जो है वो प्रिंट करते हैं। आपने देखा होगा कि एक प्रिंट हेड होता है इस प्रकार से,
वो यहाँ दाएं से बाएं तक लगातार मूव करता रहता है, दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं। जब वो घूमता है इधर से उधर तो उसके बाद क्या होता है, प्रत्येक एक यहाँ से यहाँ तक वो एक एक करके छापेगा। जब वो पूरी लाइन को जो है वो पेपर के ऊपर छाप देगा तो तब वो पेपर आगे बढ़ जाएगा। इस प्रकार से होता था। फिर अगले उस पर छापेगा, फिर वो पेपर आगे बढ़ जाएगा। इस प्रकार से जो है वो, और आवाज भी करता था ये, बहुत तेज चूं की आवाज करते हुए ये बहुत ऐसे इस प्रकार से प्रिंटर प्रिंट करता है। ठीक है, और धीरे धीरे करके ये पूरे पेज को प्रिंट कर लेता है। लेकिन इसमें जो होता है वो प्रिंट केवल और केवल एक ही रंग का हो सकता है, एक ही रंग का हो सकता है। जिस रंग का जो प्रिंट हेड होगा या जो रिबन होगी वो जिस कलर की होगी वो मैक्सिमम ब्लैक कलर की ही होती थी, और उसी कलर का हम इसमें प्रिंट निकाल सकते हैं। साथ के साथ चूंकि जो है वो प्लॉटर की जो इसकी सहायता से प्रिंट होता है वो, क्योंकि वो उसको उस पर जो है वो क्या हो सकता है, कहीं पर जो है वो इंक ज़्यादा आ सकती है, कहीं पर कम आ सकती है। तो इसलिए प्रिंट की जो क्वालिटी है वो लो रहती थी। ठीक है ना, हालांकि ये सस्ता पड़ता है लेकिन प्रिंट की जो क्वालिटी आती है पेज पर वो भी निम्न स्तर की होती है। ये ऐसा समझ लीजिए आपके इससे जो प्रिंट आता है वो ऑलमोस्ट जैसे कि टाइपराइटर से आता है उसी टाइप का होता था। ठीक है ना, क्योंकि उस पर तो जो रिबन लगी हुई है उस पर जो अक्षर छपेंगे वो उसी अक्षर को क्या करेगा, पेज पर छाप देगा, और एक वन बाय वन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो है वो छापेगा। तो इसलिए इसको कहते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो कि एक इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। ठीक है, तो अब आप समझ गए हैं जो पुराने टाइम में इस्तेमाल होता था और अभी भी कुछ जगह पे इस्तेमाल होता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, दूसरे प्रिंटर हमारे पास जो आते हैं वो हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो है वो जो स्याही होती है या इंक होती है उस पर उसको पेज पर जो है वो किसकी इलेक्ट्रिकली या केमिकल मेथड से छिड़का जाता है। ठीक है ना, इधर केमिकली या इलेक्ट्रॉनिक जो मेथड है उसकी सहायता से जो है उसको छिड़का जाता था किस पर, जो पेज है। तो इस वजह से क्या होता है, एक बारी में ही पूरा का पूरा जो पेज है उस पर उसको छापा जा सकता है। जो है पेज की जो प्रिंट है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, अच्छी क्वालिटी का प्रिंट निकलेगा। ठीक है ना, और सबसे बड़ी बात कि इससे जो है वो रंगीन प्रिंट भी निकल सकता है। ठीक है ना, चाहे तो आप ब्लैक एंड व्हाइट निकालिए, चाहे तो रंगीन जिस कलर का भी आप निकालना चाहे उसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इस खासियत होती है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, जिसमें कि जो है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, तो इंकजेट जो प्रिंटर है इसमें क्या होती है, एक कार्ट्रिजेज होती है, कार्ट्रिज क्या होती है, आपने देखा होगा कि जो आपने कभी देखा होगा दुकान वाले को, वो क्या करता है प्रिंटर के नीचे से एक बड़ी सी रॉड जो है उसको निकालता रहता है, बदलता रहता है। तो वो क्या होती है, वो इंक की कार्ट्रिज होती है, और वो कार्ट्रिज जो है वो एक फिक्स टाइम तक चलती है, उसके बाद उसको बदलना पड़ता है। ठीक है, जब तक उसमें स्याही उपलब्ध है तब तक वो काम करती है, और जब फिर खत्म हो जाती है फिर उसको बदलना पड़ता है। और वो भी अलग अलग होती है, जैसे अगर सिंपल प्रिंट निकालना है तो उसके लिए अलग होती है, कलर अगर निकालना है तो उसके लिए थोड़ा महंगी कार्ट्रिज आती है। ठीक है, तो वो कार्ट्रिज वाला जो प्रिंटर होता है वो इंकजेट प्रिंटर होता है। इंकजेट का मतलब इसमें क्या होता है कि इंक जो है वो कंप्यूटर इसके प्रिंटर के अंदर बने हुए एक जेट जो है की सहायता से पेज पर उकेरी जाती है, उड़ेल दी जाती है। ठीक है,
इंक का एक जेट बना होता है और उसकी सहायता जो है वो उसे इलेक्ट्रॉनिकली जो है उसको आपको पेपर पे वो उसको छापेगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो एक बार में ही ये पूरे पेज को प्रिंट करने में सक्षम होगा। दूसरी बात कि जो मन चाहे कैरेक्टर, जैसे अगर कोई बड़ा चाहिए किस प्रकार, जैसे भी कंप्यूटर में डिज़ाइन होते हैं उसी डिज़ाइन में जो है हम से हूबहू प्रिंट कर सकते हैं। जबकि नॉर्मल जो इम्पैक्ट प्रिंटर थे उनमें इस प्रकार से फैसिलिटी मौजूद नहीं थी कैरेक्टर को कम ज़्यादा करने की, या नॉर्मल तरीके से डिज़ाइनिंग जो है उसमें नहीं हो पाती थी क्योंकि वो फैल जाती थी स्याही उसमें। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक जेट होता है जिसकी सहायता से वो काम होता है और वो अच्छे तरीके से होता है, ठीक है। तो ये है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर है उसमें जो है एक और आता है, वो है आपका लेजर प्रिंटर। जहां पर बहुत ज़्यादा मात्रा में काम होता है तो वहां पर लेजर प्रिंटर का यूज किया जाता है। इसके अंदर जो है वो लेजर बीम की सहायता से जो है वो चित्र लेकर प्रिंट किया जाता है, ठीक है। तो लेजर बीम का यूज होता है लेजर प्रिंटर के अंदर। लेजर प्रिंटर जो है वो हाई स्पीड होता है और 1 घंटे के अंदर ही कई हजार प्रिंट निकालने की इसकी क्षमता होती है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड वाला है और ये कमर्शियली यूज होता है आजकल, ठीक है। तो ये है। उसके अलावा नेक्स्ट एक डिवाइस होती है हमारे पास, वो है प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? ये क्या होता है? प्रिंटर की भांति ही एक आउटपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल जो है वो बड़े बड़े जो पेज होते हैं उन पर जो है प्रिंट करने के लिए, डिजाइनिंग करने के लिए, मैपिंग करने के लिए, इन सभी कामों के लिए इस्तेमाल होती है। आपने देखा होगा कि इनका जो इस्तेमाल है वो ज़्यादातर कौन करते हैं? इंजीनियर करते हैं, आर्किटेक्ट करते हैं, या कंप्यूटर एडेड जो डिजाइन होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए। हम देखते हैं कि जैसे शहरों में हर जगह पर क्या होते हैं, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट लगे हुए हैं, बड़े बड़े फ्लैक्स लगे हुए हैं। तो वो फ्लैक्स कैसे छप रहे हैं? इतना बड़ा प्रिंटर तो नहीं हो सकता है। तो इतने बड़ी मात्रा में, इतने बड़े बृहद स्तर पर जो डिज़ाइन होते हैं वो छपते हैं, जो है वो सारे के सारे जो फ्लैग्स हैं वो छपते हैं। जब कोई नेता आता है तो उनके स्वागत में इतने सारे फ्लैग्स जो हैं वो शहर में लगे होते हैं। तो वो सारे के सारे जो छपाई होती है वो प्लॉटर के माध्यम से ही होती है, ठीक है ना, जिसमें आप मन चाहा डिज़ाइन और मन चाहे जो चीज़ें हैं वो प्रिंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लॉटर, ठीक है ना। तो प्लॉटर क्या होता है? फ्लैक्स छापने के लिए। और इसका यूज कहाँ पे होता है? मैपिंग के लिए होता है, मैप निकालने के लिए होता है, ठीक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में होता है, जो आर्किटेक्ट होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इंजीनियर्स जो है वो अलग अलग प्रकार के डिजाइनिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये है हमारा प्लॉटर। ये एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस, इसका प्रयोग क्या होता है कि कॉरल ड्रॉ वगैरह, जो अभी खैर इतना डीप आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, कॉरल ड्रॉ होते हैं उसमें डिजाइनिंग तैयार की जाती है और उसको इसमें प्रिंट किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास प्रिंटर हो गए। उसके बाद आज हम बात करेंगे मेमोरी, ठीक है। मेमोरी, तो मेमोरी के अंदर जो है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कंप्यूटर के अंदर जो है वो स्टोरेज की कैपेसिटी जो है वो किसके कारण होती है? मेमोरी के कारण होती है। और मेमोरी जो है वो 2 प्रकार की मैंने बताई थी। कौन कौन थी? एक तो होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, इसको कहते हैं हम मेन मेमोरी, मेन मेमोरी। और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी, इसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो फर्दर जो है 2 भागों में डिवाइड होती है। एक इसमें होता है आपका नॉन वोलाटाइल और दूसरी होती है वोलाटाइल, ठीक है। तो जो नॉन वोलाटाइल होगी वो कौन सी होगी? रोम होगी। और जो वोलाटाइल होगी वो क्या होगी? रैम होगी, ठीक है। अब तीसरी इसमें एक और होती है, उसको मैंने बताया था क्या बोलते हैं? कैच मेमोरी।
ठीक है। तो ये है हमारे में मेमोरी। इसमें जो है रोम, सिंपल रोम के अलावा एक जो है वो होती है आपकी पी रोम, फिर होता है एक ईपी रोम, फिर ये होता है एक ईईपी रोम। ठीक है, तो अभी बताऊंगा मैं क्या 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 चीजें ये होती है। ठीक है, तो ये है हमारे पास रोम। और दूसरी हमारे पास रैम। रैम जो है वो दो प्रकार की होती है अगेन फर्दर, एक होती है डायनामिक और दूसरी होती है स्टैटिक। ठीक है, तो ये है हमारे पास प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर मैंने जो है वो बताया था आपको कि ऐसी मेमोरी जो है वो जो कि सर्वप्रथम जो है वो कंप्यूटर के स्टोरेज के लिए, उसको ओपन करने के लिए, इन सब कामों के लिए, कंप्यूटर में नॉर्मल काम करने के लिए जरूरी होती है, वो प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी कहलाती है। ठीक है, जो दो होती हैं, एक तो होती है नॉन वोलेटाइल जो कि क्या होगी, स्थायी होगी, परमानेंट, और एक होती है वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब जो उड़ जाए, जो खत्म हो जाए कंप्यूटर के बंद होने के बाद। ठीक है, तो ये होती है वोलेटाइल। और तीसरी होती है कैच मेमोरी। कैच मेमोरी मैंने बताया था क्या होती है। कैच मेमोरी होती है जो मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में अगर किसी भी प्रकार का टाइम लैग आ रहा है या उनके बीच में प्रोसेसिंग में या संवाद में कोई दिक्कत है, तो वो उसके बीच में एक इंटरफेस का काम करे। यानी कि अगर प्रोसेसर को कोई चीज ढूंढनी है तो वो सबसे पहले सीधे मेमोरी में जाके नहीं, बल्कि पहले कैच मेमोरी में ढूंढेगा। जब उसको वहां तुरंत मिल जाएगा तो वो जल्दी से जो है वो प्रोसेस कर लेगा और फिर वो मेमोरी में जाएगा। ठीक है, तो वो इनके बीच में एक इंटरफेस का काम करती है। तो ये इस प्रकार से हमारे पास प्राइमरी मेमोरी हो गया। रोम का मैंने बता दिया था आपको कि क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। और रैम का मैंने बताया था क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी बताया था। तो रीड ओनली मेमोरी या जो प्राइमरी मेमोरी है वो क्या होती है, कंप्यूटर के टाइम पे ही उसके अंदर प्रोग्राम होके आती है, इसलिए उसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। क्योंकि कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होते हैं, बायोस सिस्टम जो कंप्यूटर का होता है वो इसी के ऊपर चलता है, किसके ऊपर, रैम, रोम के ऊपर। और दूसरी होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जबकि हम कंप्यूटर के अंदर कार्य कर रहे होते हैं तो तब जितने भी काम होते हैं वो रैम के अंदर स्टोरेज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी ये वोलेटाइल इसलिए है क्योंकि जब विद्युत या लाइट चली जाने के पश्चात या अचानक से कंप्यूटर होने के पश्चात इसके डेटा गायब हो जाता है, लेकिन इसका डेटा बना रहता है, रोम का डेटा। ठीक है, क्योंकि वो रीड ओनली है, रीड केवल रीड कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास। उसके बाद जो है वो सेकेंडरी जो स्टोरेज है वो तीन प्रकार का होता है। एक तो इसमें होता है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, ठीक है। दूसरा इसमें होता है ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेंगे। प्राइमरी मेमोरी में जो मैंने आपको बताया कि ईपी रोम क्या होता है और ये सारी चीजें, फिर मैं सेकेंडरी मेमोरी की तरफ जाता हूं। तो प्राइमरी मेमोरी में जो है रोम के अंदर रोम, रीड ओनली मेमोरी, रोम। तो भाई रोम के अंदर जो है मैंने सबसे पहले बताया कि ये ऐसी मेमोरी होती है जो केवल रीड की जा सकती है, कंप्यूटर के समय प्रोग्राम हो जाती है, उसके बाद उसको इस प्रकार से जो है कंप्यूटर को डिजाइन किया जाता है कि उसके बाद उसको चेंज नहीं किया जाता। लेकिन अब जो नई प्रकार की रैम आ रही है वो आ रही है पी रोम। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रोम या रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल का क्या मतलब है, इसको जो है यूजर की जो आवश्यकता है उसके अनुसार वंस इन द टाइम जो है वो प्रोग्राम किया जा सकता है, उसके अंदर मनचाहा प्रोग्राम डाला जा सकता है, और उसके बाद जो है उसको फिर मार्केट में ले आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, फिर वंस इन द टाइम के बाद जो है वो प्रोग्राम, रोम तो रहेगी वो केवल रीड ओनली रहेगी, लेकिन वंस इन द प्रोग्राम वो उसके अंदर प्रोग्राम सेट किया जा सकता है, मनचाहा प्रोग्राम। ठीक है ना। दूसरा हमारे पास है ई पी रोम। ईपी का रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल
इस प्रकार की जो रोम होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इसमें जो है अल्ट्रा वायलेट रेज की सहायता से, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उसकी सहायता से इरेज किया जाएगा, किसको, जो रोम है उसको इरेज किया जा सकता है अल्ट्रावायलेट रेज की सहायता से। और फिर वापस जो है जब जरूरत पड़े तो हम क्या करें, उसमें नए तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो इरेजेबल है ये कुल मिला के, तो ये अलग टाइप है उसका। फिर तो जो फिर है एक EEP रोम, ये है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक जो करंट है उसके प्रेशर से इसके अंदर जो डेटा होता है उसको इरेज किया जा सकता है और नए तरीके से उसको आपको प्रोग्राम किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इरेज करने वाला डेटा होता है EEP रोम के अंदर, ठीक है। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक। और जो हमारे इसके उदाहरण है वो जैसे कि हमारा पेन ड्राइव्स, पेन ड्राइव के अंदर जो है वो डेटा को मैन्युफैक्चर के समय जो है वो बन गई, उसके अंदर कुछ सिस्टम वो होता है आपका कि वो प्रोग्राम हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली हम उसको क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं और फिर उसके अंदर नए प्रकार की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास टाइप ऑफ रोम, ठीक है। फिर जो है वो मैंने रैम के अंदर आपको बता दिया कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो डायनामिक होती और दूसरी होती है स्टैटिक रैम। तो जो डायनामिक रैम होती है उसको क्या करना पड़ता है, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। डेटा अगर बनाए रखना है तो उसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है डायनामिक रैम के अंदर, जबकि इसमें कोई रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है, कोई रिफ्रेश नहीं करने पड़ेगा, ठीक है। तो यही अंतर होता है जो है वो स्टैटिक, डायनेमिक रैम और स्टैटिक। डायनेमिक का मतलब जो चेंज होती रही तो इसलिए उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, और स्टैटिक मतलब जो फिक्स है, समझ गए। तो उसको अंदर, उसके अंदर डेटा भी जो है वो सुरक्षित रहता है, किसके अंदर, स्टैटिक के अंदर। जबकि डायनेमिक के अंदर डेटा जो है वो एकदम से वोलेटाइल हो जाएगा, जैसे ही सप्लाई बंद होगी वैसे ही डेटा वोलेटाइल हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास रैम, ठीक है। अब जो है हमारे पास सेकेंडरी जो स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज, जिसमें आपको मैं बता चुका हूं कि क्या क्या होंगे, तीन प्रकार से होंगे। एक तो होता है आपका मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा ऑप्टिकल डिस्क, और तीसरा जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक डिस्क है हमारे पास, ये एक तो क्या होती थी, फ्लॉपी डिस्क, और दूसरी होती है हमारे पास हार्ड डिस्क, ठीक है। ऑप्टिकल जो डिस्क है वो तो बहुत सारी टाइप की होती हैं, अभी बताता हूं। ऑप्टिकल डिस्क जो है वो होती है BRD, फिर CDRW, ठीक है। उसके अलावा DVD, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक जो स्टोरेज है ये हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका फ्लैश और दूसरा जो है वो मेमोरी कार्ड। फ्लैश के अंदर आपका आता है पेन ड्राइव। तो इस प्रकार से कि हमारा सेकेंडरी स्टोरेज होता है, जिसको हम बाहर से लगा सकते हैं, हटा सकते हैं, उन सबको हम सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर गिनते हैं। सेकेंडरी जो स्टोरेज होता है उसके अंदर हम तीन प्रकार से स्टोरेज को हमने देखा, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रॉनिक। जो ये फ्लॉपी डिस्क होती है, ये आपने देखा होगा, इस प्रकार से एक चौखट डिस्क पहले होती थी
जिसके ऊपर यहाँ पर एक गोल सा होता था, ठीक है। इसकी कैपेसिटी जो है स्टोरेज की कम होती है हालांकि, लेकिन जो ये फ्लॉपी डिस्क होती थी ये इजी टू यूज होती थी, और इसमें जो है यहाँ पर एक चुंबकीय गोला लगा होता था जिसके अंदर आपकी जो मेमोरी होती है वो स्टोरेज होती है, तो इसलिए इसको हम मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं। दूसरा जो है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क भी एक बड़ी सी डिस्क होती है इस प्रकार से, जिसके अंदर चुंबक होता है और उस मैग्नेट की सहायता से उसमें स्टोरेज होता है, ठीक है। तो ये हार्ड डिस्क होती है, और हार्ड डिस्क जो है वो मेन जो है सेकेंडरी स्टोरेज होता है, जिसके अंदर हम सारा का सारा अपना डेटा स्टोरेज करते हैं। नॉर्मली तो जो है वो पहले ये कितने जीबी तक आती थी, ये आपका 250 जीबी तक ऐसा आती थी, लेकिन फिर 500 जीबी, और धीरे धीरे करके आज 1 TB की हार्ड डिस्क भी जो है वो नॉर्मली आने लग गई है कंप्यूटरों के अंदर, ठीक है ना। तो ये है हमारा हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क। दूसरा हमारे पास होता है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल का मतलब जो है वो जो लाइट के प्रति सेंसिटिव होती है, लाइट के रिएक्शन से चलती है, उसको ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। जनरली ये कैसे होती है, ऐसे गोल होती है और इस पर एक बीच में गोला होता है, और यहाँ पर इसकी स्टोरेज की जो है वो किया जाता है, ठीक है। हमने देखा है बचपन से, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे CDR। CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है ना। CD जो है, जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, यूज करते आ रहे हैं, वो है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो जो CDR है, R का मतलब होता है रिकॉर्डेबल, समझ गए। बचपन में हम क्या करते थे कि कोई जो है वो कैसेट आए तो हम क्या बोलते थे, एक खाली जो कैसेट लेके उसमें उसको रिकॉर्ड कर दो उस गाने को। ऐसे ही अगर कोई नई पिक्चर आ जाए तो हम क्या करते थे, उस दुकान वाले पे जाके एक पूरा मतलब ब्लैंक कैसेट लेकर, ब्लैंक CD लेके उसमें उसको रिकॉर्ड करवा लेते थे उस पिक्चर को, ताकि वो अपने पास बने रहे। तो वो कैसे होता था, वो इसी प्रकार की CD होती थी, CD रिकॉर्डेबल, क्योंकि वंस इन द टाइम, एक बार उसमें क्या कर सकते हैं हम लाइफ में, जब उसको बना मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसको रख दिया, वो खाली है, और वंस इन द टाइम हम उसमें कोई भी चीज रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर वो परमानेंट हो जाती है। यानी देख कितनी बार भी सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड एक ही बार कर सकते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम रीड वंस रिकॉर्ड, नहीं रिकॉर्ड वंस रीड मैनी, ओके। तो ये है हमारा CDR। फिर हमारा आता है CDRW। RW का मतलब होता है रीड एंड राइट, ठीक है। तो जो रीड एंड राइट है उसका सीधा सीधा मतलब तो यही है कि जो CD नई बाद में जो कॉम्पैक्ट डिस्क आने लगी, उनमें क्या होता था, एक से ज्यादा बार हम जो है वो वीडियो जो है पुराना डिलीट भी कर सकते थे, फिर दूसरा वीडियो उसमें डाल भी सकते थे, ठीक है ना। इनकी जो स्टोरेज जो है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज भी हो गई थी, ठीक है। तो इसलिए इसको रीड एंड राइट कह सकते हैं, यानी कई बार हम उसको रीड तो देख सकते हैं, लेकिन दूसरी कई बार हम उसमें डेटा चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास थर्ड जनरेशन के बाद आई जब DVD का मतलब होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है ना। DVD के आने से जो है इसमें काफी परिवर्तन आया है, क्योंकि इसकी एक तो स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा थी, HD क्वालिटी में वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे बेस्ट था। दूसरी बात जो CD है उसके अंदर जो है वो बार बार प्रोग्राम जो है वो रिराइट करना पड़ता है। जैसे कि अगर पिक्चर चल रही है तो अगर बीच में लाइट चलेगी तो उसके बाद जब लाइट दोबारा आएगी तो वो शुरू से ही पिक्चर को चलाएगा, यानी कि पूरा का पूरा हमें फॉरवर्ड करना पड़ता था। लेकिन बाद में जब DVD आई तो तब इस प्रकार की सिस्टम नहीं, क्योंकि DVD के अंदर क्या होता था, जहां से प्रोग्राम स्टॉप हुआ है वहीं से प्रोग्राम फिर चलता। फिर इनकी कैपेसिटी भी अच्छी थी, HD क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड होती थी, और प्लस ये खतरा इनका मतलब जैसे ये CD होती थी, इन पे तो ये होता था बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती थी, धूल, हाथ के निशान, कुछ भी इस प्रकार से लग गया तो फिर उसका CD बिल्कुल रुक रुक के चलती थी। लेकिन DVD में ऐसा नहीं है, DVD सेंसिटिव कम होती है और इस अपेक्षाकृत जो है लॉन्ग टाइम तक इसको सुरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है। और फिर आती है आपका BRD का मतलब होता है ब्लू रे डिस्क। तो ब्लू रे डिस्क जो है वो एक आधुनिक जो है वो डिस्क है, जिसका इस्तेमाल जो है वो कमर्शियली होता है, जो कैसेट कंपनी होती हैं या वीडियोस कंपनी होती है उनमें इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 25 GB से लेकर 50 GB तक है। तो जो हाई क्वालिटी हाई डेफिनेशन वीडियोस होती हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, मार्केट में सेल करने के लिए इस प्रकार की जो है वो आपका ब्लू रे डिस्क जो है उसका इस्तेमाल होता है। दिखने में बिल्कुल सामान्य डिस्क की तरह होती है, लेकिन इसकी खास बात क्या होती है, स्टोरेज ज़्यादा होता है, HD कैपेसिटी। दूसरी बात ये बोथ लेयर होती है इसमें,
यानी आप दोनों साइड, इधर भी इधर, दोनों वन साइड जो है उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आप लगा लीजिए कि कैपेसिटी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, 25-25 जीबी दोनों साइड जो है रिकॉर्ड हो जाएगा, 50 जीबी स्टोरेज आपका रिकॉर्ड हो सकता है। तो एचडी क्वालिटी की वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास ऑप्टिकल स्टोरेज। थर्ड जो है हमारे पास वो है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज जिसमें डेटा इलेक्ट्रिक फॉर्म में होता है, जिसमें हम क्या कहते हैं, फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या होती है, हमारे पास पेन ड्राइव्स, जितनी भी हमारे पास पेन ड्राइव्स हैं वो फ्लैश मेमोरी के अंदर आती है। ठीक है ना, और क्योंकि उनको जब मर्जी हम डालें, हटाएं, स्टोरेज करें, डिलीट करें। उसके बाद जो सेकंड है हमारे पास मेमोरी कार्ड, इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम सब अपने फ़ोन में मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। और वो क्या करता है, हम उसमें डेटा डालते हैं, फोटोज वगैरह डालते हैं, फिर जब मर्जी आए उसको डिलीट करते हैं, वो डिलीट हो जाता है। तो कहाँ गया, वो इलेक्ट्रॉनिकली स्टोरेज होता है, इलेक्ट्रॉनिकली डिलीट भी हो जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा सेकेंड स्टोरेज काम करता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आप समझ में आ गया होगा कि स्टोरेज जो है वो दो प्रकार का होता है, प्राइमरी स्टोरेज या मेन मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी स्टोरेज या एक्सिलरी मेमोरी। प्राइमरी जो स्टोरेज होता है उसमें 3 प्रकार होते हैं, आपका रैम, रोम और कैश मेमोरी। ठीक है, और सेकेंडरी जो स्टोरेज है उसमें भी 3 प्रकार होता है, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक एंड थर्ड टाइप का आपका ये इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप हो गए स्टोरेज के। तो हमें सब चीज़ें ध्यान रखनी है ताकि कहीं से भी पेपर में या कहीं भी पूछा जाए हमसे, क्योंकि कंप्यूटर की जो जानकारी है वो तो आम जिंदगी में भी ज़रूरी होती है। तो आपको अगर पता होगा, जैसे आप कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो कई बार लोगों को पता नहीं होता है कि भाई मोबाइल वाला बोलता है इसमें इतनी जीबी रैम है, इतनी जीबी रोम है। तो ये चीज़ें समझ में भी तो आनी चाहिए, जब खुद समझ में आएगी तब हम क्या करेंगे, बेहतर निर्णय ले पाएंगे। ठीक है ना, तो ये है हमारा मेमोरी। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली संख्या प्रणाली या बाइनरी सिस्टम। भाई जो हम सामान्य जीवन में मनुष्य यूज करते हैं वो कौन सा सिस्टम होता है, डेसिमल सिस्टम, जिसमें कि हम क्या करते हैं, अंकों को, जितना भी बड़ा अंक हो उसको 0 से 9 के बीच में ही लिखते हैं, है ना। या तो वो 0 से बना होगा, या 1 से बना होगा, या 2 से बना होगा, या इन सब से मिलकर बना होगा, लेकिन होगा 0 और 9 के बीच में ही, यही होता है। ठीक है, लेकिन जो बाइनरी सिस्टम होता है उसके अंदर जो है वो कंप्यूटर वो केवल 2 ही अंकों को पढ़ता है, 0 और 1। ठीक है ना, ये जो 1 की स्थिति होती है वो होती है ऑन की कंडीशन, और 0 है वो ऑफ की कंडीशन। ठीक है ना, तो ये दोनों ही अंकों को जब भी हम कोई इनपुट देते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जो है वो उस इनपुट को इन दोनों ही बाइनरी नंबर्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कराना जरूरी होता है। समझ गए, या तो उसको वो कंप्यूटर 0 पढ़ेगा, या उसको 1 पढ़ेगा, या इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन पढ़ेगा। तो इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन है उसी को हम क्या कहते हैं, बाइनरी सिस्टम, जो कि कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, और कंप्यूटर लैंग्वेज उसको कहते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो है ये जो दोनों डिजिट होती हैं 0 और 1, इनको हम क्या कहते हैं, बाइनरी डिजिट, और शॉर्ट में इन्हीं को कहते हैं हम फिर बिट, है ना। तो बिट ही क्या होती है, कंप्यूटर की जो है सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि बिट क्या होती है। ऑन की कंडीशन जो है वो 0 की होती है, और सॉरी 1 की होती है, ऑफ की 0 की कंडीशन होती है। कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई है बिट, बाइनरी डिजिट को हम बिट कहते हैं। स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, बिट कहते हैं, है ना। कोई भी कंप्यूटर के अंदर जो है वो कैरेक्टर होता है उसको हमें बिट की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना पड़ता है, और जो बिट होती है उसके बाद आता है हमारा निबल। तो जो एक निबल होता है वो 4 बिट के बराबर होता है। फिर
फिर बिट के बाद हमारे पास आता है बाइट, समझ गए। तो जो बिट है उसके बाद आता है बाइट, तो हमारे पास 8 बिट का होता है एक बाइट, समझ गए। तो कंप्यूटर के अंदर कोई भी जो कैरेक्टर होता है वो कम से कम जो है वो 8 बिट का एक स्पेस लेता है, यानी एक बाइट का स्पेस लेता है। यानी अगर हम खाली स्पेस भी अगर दे रहे हैं, खाली स्पेस की छोड़ रहे हैं, तो तब भी वो एक बाइट का स्पेस तो लेगा ही लेगा, ठीक है ना। और इस प्रकार से जो है वो कंप्यूटर के अंदर सारे जो कैरेक्टर हैं वो हजारों लाखों बाइट का स्पेस लेते हैं, और उसी से सारी की सारी मेमोरी तैयार होती है, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि जो एक निबल 4 बिट के बराबर होता है और एक बाइट जो है वो 8 बिट के बराबर होता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है फिर एक किलो बाइट या एक केबी, ठीक है। तो एक केबी जो है वो 1024 बाइट के बराबर होता है, समझ गए, 1024 बाइट। उसके बाद जो है वो आता है हमारे पास एक MB मेगाबाइट, जो कि 1024 केबी के बराबर होता है। फिर हमारे पास आता है एक गीगाबाइट, जो कि 1024 MB के बराबर होता है। उसके बाद हमारे पास आता है आपका एक टेराबाइट, जो कि 1024 GB के बराबर होता है। उसके बाद हमारे पास आता है टेराबाइट के बाद पीबी, एक पीबी या पेंटाबाइट, जो कि 1024 TB के बराबर होता है। फिर हमारे पास आता है एक्साबाइट, एक ईबी एक्साबाइट, जो कि 1024 PB के बराबर होता है। और फिर हमारे पास आता है जेटाबाइट, एक ZB, जो कि 1024 EB के अंदर आता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे स्टोरेज की बहुत सारी कैटेगरी बनी होती है, जिसकी शुरुआत सारी की सारी किससे होती है, बिट से होती है। प्रत्येक जो कैरेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम 8 बिट या 8 बिट की जरूरत होती है, जो कि एक बाइट के बराबर होता है, ठीक है ना, समझ गए। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं कि जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं डेटा, वो क्या करते हैं, इसी के फॉर्म में आज के इस्तेमाल करते हैं, एक MB। तो प्रत्येक जो है वो MB हो चाहे वो GB हो, 1000 जो है वो KB के बराबर एक MB, फिर एक GB जो है 1000 MB के बराबर 1024, फिर एक TB 1024 GB। तो यानी कि हमको साधारणतः डेटा कितना मिलता है जो है आजकल 1.5 GB जो है वो पर डे मिलता है। तो 1.5 GB का मतलब क्या होगा कि जो है 1 GB जो यानी 1024 GB MB तो हमें मिल गई, उसके बाद जो है 0.5 GB और मिलेगी, ठीक है। तो 0.5 GB लगा लीजिए आप, 1000 का 4वां हिस्सा कर लीजिए तो कितना होगा, 1024 का 4वां हिस्सा कर लीजिए, 4 दूनी 8, 2 10, फिर 4 पंजे 20, 4 से 24, यानी 256 MB। तो कुल मिला के हमें कितनी मिली जो है 1024 प्लस 256 MB। तो 6 और 4 10, 5 और 2 7 और 1 8 और 2 और 1 3, 1380 MB जो है हमें पर डे आजकल डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो डेटा का इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, तो वो इस प्रकार से हमारा स्टोरेज को दिखाता है, और स्टोरेज जो है उसी में मापा जाता है, ठीक है। और जितने भी डाउनलोड्स होते हैं सबके सब जो है वो बिट बाइट और KB MB की फॉर्म में ही दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि जो बाइनरी सिस्टम है उसका क्या यूज है। प्रत्येक जो डेटा इनपुट कुछ भी होगा हमारे कंप्यूटर में हम देते हैं, उसको कंप्यूटर जो है वो नॉर्मल नहीं समझता है। अगर आप A या B या D या कुछ भी लिखेंगे, आप अ लिखेंगे आ लिखेंगे, उनको कंप्यूटर जो है वो एक विशेष प्रकार के कोड में कन्वर्ट करेगा, और वो जो कोड होता है वो किसमें, बाइनरी डिजिट में लिखा रहता है। हो सकता है वो 001 हो सकता है वो 011 2 नहीं 00112 सॉरी 2 क्यों बोल रहा हूँ मैं, 001 हो, या वो हो सकता है 0001 हो, या 10101001 इस प्रकार,
यानी कि प्रत्येक जो अलग अलग कैरेक्टर होगा उसके लिए अलग अलग प्रकार का कॉम्बिनेशन होगा और उसी रूप में कंप्यूटर उसको पढ़ेगा और फिर क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। वापस जब इनपुट देना आउटपुट देना होगा तो आउटपुट इंसान इस भाषा में तो नहीं समझेगा, आउटपुट किस में समझेगा, जो हमारी लैंग्वेज है। तो उसको वापस से जो है वो नॉर्मल जो लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो समझ गए आप लोग। तो ठीक है, मेरे ख्याल से आज लोग आप लोगों को अब काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई। तो आज हमने प्रिंटर के बारे में पढ़ा, स्टोरेज के बारे में पढ़ा और साथ के साथ हमने मेमोरी और बाइनरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ आज समझ में आया होगा और अच्छी जानकारी आपको मिली होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से बने रहिए दोस्तों, आने वाले टाइम में और भी जो वीडियोज़ हैं कंप्यूटर की वो मैं लेके आऊँगा आपके लिए। थैंक यू सो मच।